हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है जिसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, या फिर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो आज इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। अब ये सब देखने के लिए हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने मेंशन की हुई है, द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल चेंज। यानी जिस प्रकार का केमिकल चेंज होता है उसी के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल शब्दों में अगर आप लोग देखें तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये समझ के चलो कि ये रिएक्शन कंबाइन होने वाली है, मतलब कंबाइन के माध्यम पे चलेगी, कंबाइन के बेस पे चलेगी। उसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, तो कहीं ना कहीं ये टूटने वाले बेसिस पे चलेगी। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यानी इसमें कोई जगह बदली जाएगी। नंबर 4 पे आते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसमें दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन होगा कैसे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, और बाद में रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एक बढ़िया तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम लोगों को इसको समझना है। कैसे हम लोग समझ सकते हैं? देखो बच्चा, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर हम लोगों ने आपके लिए शो किया हुआ है A+B और एरो लगाया हुआ है और फिर C लिखा हुआ है। इस बात का क्या मतलब है? हमने आपको केमिकल रिएक्शंस में बताया था कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनाएं, और वो प्रोडक्ट एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होगा, है ना। यानी इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी हमारे रिएक्टेंट से। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? A+B जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट हमारे पास है C। एक सिंपल सी भाषा में आप लोग समझें तो जैसे हम लोग समोसा बनाते हैं ना, आलू प्लस मैदा इज इक्वल टू समोसा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर है कि आलू और मैदा अलग चीज़ है, और जैसे ही समोसा बनेगा तो एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी उस समोसे की होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसी तरीके से इसमें आप लोगों का रिएक्शन शो किया जा रहा है। अब डेफिनेशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर, एक रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो। कह सकते हैं A+B+C कुछ भी हो सकता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जिस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें यही कहा गया है कि ए यानी कोई रिएक्टेंट है जो बी किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिसका नाम है सी। तो ये एक एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज में होगा, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इनसे सबसे अलग होगी। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने एक इक्वेशन ली हुई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में, यानी वाटर से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो हमारे पास आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब रिएक्शन होने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो इस वाली रिएक्शन में हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल पे जरा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कि एक क्विक लाइन है, उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई,
तो रिएक्शन कर गया, लेकिन रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, यानी पहला जो था वो शुष्क चूना था और बाद में हो गया बुझा हुआ चूना। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आप लोग वीडियो के एंड में समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज हो। तो यहाँ पे हीट आपकी रिलीज हो रही है, ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन, और इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक सिंपल शब्दों में आप लोग समझ जाए, भाई साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ आप ए को, बी को और सी को क्या समझेंगे, इसका मैं आप लोगों को बहुत तरीके से एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए ए है, कोई लड़का है जिसको किसी लड़की बी से प्यार हो जाता है, शादी करने का उसका मन करता है। तो ए की बी के साथ शादी हो जाती है, घर वाले मान जाते हैं, तो प्रोडक्ट बन के जो सामने सी आता है वो इनका बेबी बॉय होगा, और ये एक नया प्रोडक्ट होगा जो अपने माँ और बाप दोनों से अलग दिखता होगा, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग आई होप के समझ गए होंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप लोगों की समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, टूटना, बिखर जाना। तो इसमें क्या होगा, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। कहने का मतलब है, पिछले वाले में तो हमने शादी कराई थी, इस वाली में हमें तलाक कराना है। मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी हस्बैंड एंड वाइफ है, इन दोनों को हम लोग अलग करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग सिंपल सी समझ के चलो, जब किसी रिएक्टेंट की, है ना, जब किसी रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन कराया जाता है, तो वो अलग अलग भी बट जाता है, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात आप लोग समझ सकते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, यानी पहले वाले में शादी हुई थी, इस वाले में तलाक हो गया। अब ध्यान से आप लोग सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप। यानी किस टाइप की एनर्जी इनको तोड़ने के लिए चाहिए, उस हिसाब से आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक थर्मल डीकम्पोजिशन, नंबर टू इलेक्ट्रोलाइसिस, नंबर थ्री फोटोलाइसिस। आप लोग ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट के द्वारा किसी को डिकम्पोज किया जाए। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ यूज होता है। इलेक्ट्रो वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी का ब्रेकडाउन किया जाता हो। बात करते हैं फोटो की, तो ये फोटो सेल्फी वाला फोटो नहीं है, ये फोटो है फोटोसिंथेसिस वाला। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट के द्वारा ब्रेकडाउन किया जाता हो, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। तो बच्चों ध्यान देना, थर्मल वाले में हीट का यूज होगा तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा तोड़ने के लिए, और फोटोलाइसिस में लाइट का यूज होगा, उसका जो आपका रिएक्शन होगा उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे सामने आ जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन अभी हमने आपको बताया कि थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जो हीट से जिसका हम ब्रेक डाउन कर सकें। तो देखो बच्चों, दीज रिएक्शंस यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ये एनर्जी की फॉर्म में हीट का यूज करता है। ठीक है, क्लियर है, यानी हीट की फॉर्म में एनर्जी। ठीक है, यानी देखो इसको एनर्जी की जरूरत तो होती है तोड़ने के लिए, तो ये हीट का सहारा लेता है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सामने आ गया। तो हमने क्या कहा था कि किसी पर्सन कोई दंपति है, पति पत्नी ए बी, दोनों में आग लगा दी गई, हीट लगा दी गई, तो ए प्लस बी दोनों में कन्वर्जन हो गया, तो ए आपका सी ए ओ और बी आपका CO2। तो
तो यहाँ पर CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा और CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो यूज कहाँ पे होता है? तो बच्चों सीमेंट के बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस की। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होगा तोड़ने के लिए। ऐसे ही हम लोग डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि H2O यानी हमारे पास वाटर है और उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के बाद ये डिवाइड हो गया किसमें? हाइड्रोजन में और आपका ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन किसके बेस पे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ये डिकम्पोजिशन ना होता। ध्यान दीजिए, those reactions involve the use of electrical energy for the decomposition of the reactant molecules। यानी जो जिस रिएक्शन में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता हो ब्रेकडाउन के लिए, उसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको वाटर का एग्जाम्पल दे ही दिया है कि जब किसी वाटर में इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करोगे तो वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोटोलाइसिस की तरफ। ये बहुत एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि बहुत सही है और पहले टाइम में ये चीज़ें हमारे साथ होती थी, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों की पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाई जाती थी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाने के लिए इस फोटोलाइसिस का बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि डिकम्पोजिशन के पर्पस के लिए अगर लाइट को सहारा बनाया जाए, यानी दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन, उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके लिए हमने दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक सिल्वर क्लोराइड की और एक सिल्वर ब्रोमाइड की। तो यहाँ पे AgCl को जब हम सनलाइट देते हैं तो ये Ag यानी सिल्वर और आपका Cl2 में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो सेम वही बात है कि यहाँ पे A और B था और डिकम्पोज होने के बाद A+B हो गया। सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया जो बात है इस फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन समय में फोटोग्राफी के लिए यूज इन्हीं प्रोसेस को किया जाता था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद करने के लिए मेरे बच्चों आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आप लोगों को याद करना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसके बिना आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, when an element displace another element from its compound is called displacement reaction। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि अपनी रिएक्टिविटी के बलबूते पर अगर कोई एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से उसके एलिमेंट को अलग कर दे, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर कह सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर किसी बंदे पे, मान लीजिए यहाँ पर एक हस्बैंड और एक वाइफ है, इस पे ठीक ठाक पैसा है और ये वाइफ इनको पैसे के लिए प्यार करती है। अब जैसे ही इसको एक बढ़िया पैसे वाला मिला तो ये बहू जो है उसके पास भाग गई और एक को अकेला छोड़ दिया, यानी बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। अब ध्यान से सुनिए, ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे वो सबसे कम रिएक्टिव, यानी मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, यानी पावर बढ़ती जाती है। एक सिंपल सी बात आप लोग समझे, गोल्ड के पास 5 रुपए हैं, सिल्वर के पास 10, कॉपर पे 15, हाइड्रोजन पे 20, लेड पे 25, 30, 50 ऐसे करके, यानी सबसे नीचे सबसे कमजोर और सबसे ऊपर सबसे ताकतवर। तो आप लोगों को यही रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसके ऊपर है। ये आप लोगों के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे।
अगर आपको ये याद करने हो तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। उसके आगे चलते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर टू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जरा थोड़ा डीपली हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन where an element reacts with a compound and takes place of another element in that compound is called single displacement reaction। यानी ये एक ऐसी प्रकार की रिएक्शन है जहां एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उस कंपाउंड में से उसका एलिमेंट निकाल के अपनी जगह फिट कर लेता है, वो भी रिएक्टिविटी के बेस पे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे पास जिंक वाला एग्जाम्पल है। इस जिंक वाले एग्जाम्पल को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे पास जिंक है जो कि अकेला है, उसके बाद कॉपर सल्फेट है, और ये कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है Zn में। अगर हम पीछे जाएंगे तो Zn और Cu में कौन ऊपर है ये चेक करेंगे। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। तो जिंक कितना ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो इसलिए रिएक्टिव कौन हुआ ज्यादा, जिंक हुआ। तो अब जिंक क्या करेगा, इसका कॉपर को बाहर निकाल के फेंक देगा और अपनी जगह बनाएगा इसके साथ, तो आपकी ये बन जाएगी ZnSO4 प्लस Cu। ये वही बात हो गई कि Zn पे पैसा ज्यादा था, Cu पे कम था, तो इस SO4 को, इसकी पत्नी को, इससे लगाव खत्म हो गया, अब ये इसके साथ भाग गई, तो ZnSO4 प्लस Cu। आई होप बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। फर्क इतना है कि पहले वाले में भाग गई थी और इस वाले में एक्सचेंज कर लेंगे। यानी वो आपने मूवी देखी होगी अजनबी, अजनबी में क्या होता है, अक्षय कुमार बॉबी देओल को कहता है कि हम लोग अपनी वाइफ को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सेम वही चीज है कि एक्सचेंज करेंगे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को एक्सचेंज कर लेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि Na2SO4 में से Na2 जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और SO4 जो है वो आपका Ba के साथ चला जाएगा। ये वही बात हो गई, तो मेरी बहू रख ले, मैं तेरी बहू रख लेता हूँ, है ना, दोनों का मन भर गया, एक दूसरे को दे दी। ऐसा भी नहीं हुआ, इसकी सिचुएशन और भी हो सकती है। मान लीजिए ये Na जो है वो एक शहर का लड़का हो, इसकी शादी गांव की लड़की के साथ हो गई हो, बेचारा दुखी हो। उधर Ba एक गांव का लड़का हो और ये शहर की लड़की हो, दोनों दुखी हो, तो दोनों ने सलाह बना के कह दिया कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे रख ले, मैं तेरे रख लेता हूँ, तो मामला सुलट गया। ऐसी इक्वेशन को, ऐसी रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने लिया था सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन कराई थी बैरियम क्लोराइड के साथ, और बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर अब कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बना बैरियम सल्फेट का, और NaCl आपका यानी एक्वा सॉल्यूशन NaCl का यानी नमक का फॉर्म हुआ। आई होप कि यहाँ तक भी आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन को पढ़ोगे या रिडक्शन को पढ़ोगे तो हमेशा आप ऑक्सीडेशन को ही याद रखना। ऑक्सीडेशन को याद रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, और जब ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा तो रिडक्शन याद करने में कोई हाथी घोड़े हमें नहीं जोड़ने पड़ने। बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो, किसी रिएक्शन के दौरान जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को खो दे, लूज कर दे, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसका जस्ट उल्टा आप करेंगे, अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है किसी सब्सटेंस से तो वो होता है आपका रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन एडिड की जाती है किसी सब्सटेंस में तो वो होता है रिडक्शन। या फिर सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तब भी आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका एग्जांपल आप लोगों को आगे मिल जाएगा। देखिए बच्चा, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, सबसे फर्स्ट पे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, तो ऑक्सीजन ने इसके साथ आगे जाकर के संबंध बना लिए, यानी इसने इसको पटा लिया। ठीक है, तो जब इसने संबंध बना लिए इससे तो ये इकट्ठे हो गए, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन
नेक्स्ट वाली हम बात करते हैं H2S प्लस O2। अब यहाँ पे क्या हुआ है, H2S में से H निकल करके यहाँ पे निकल गया, यानी S में से निकल गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। बात करते हैं Zn की। Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, यानी इसके Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे चले गए, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे के खुद इसने वो खो दिए, है ना। हालांकि बाद में मिल जाने, लेकिन दे तो दिए ना। तो अगर दे दिए या किसी को हमने प्रोवाइड कर दिए Zn ने, तो इसका मतलब इसके पास चार्ज पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं KClO3 और KCl उसकी। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आप लोगों का KClO3 में से O2 निकल गया है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। ठीक है, बात करते हैं NaH2 की। तो H यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ऐड हाइड्रोजन अगर हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन है। अब बात करते हैं Zn वाली। अब Zn का 2+ था, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गए तो ये वापस Zn बन जाएगा, ये वापस क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। क्योंकि आप लोग ध्यान से जरा देखें तो RED रेड रेड मतलब रिडक्शन, और OX मतलब ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। यानी जिनमें दोनों रिएक्शंस आपकी इन्वॉल्व हों उसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम CuO और H2 को देखेंगे, तो यहाँ पे CuO में से O रिलीज हो गया बाहर इसमें, और ऐड भी हुआ है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है। तो ये दोनों जो है आप लोगों की इक्वेशन शो कर रही हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट, और एक्सो का मतलब होता है रिलीज, यानी बाहर। एक्स मतलब बाहर। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक, और ऐसी इक्वेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब हो उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हीट यूज हो रही है, और हीट यूज होने के बाद ये अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक और उसको एंडोथर्मिक हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोरोजन और रेंसिडिटी हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पहुंचाती है वो जरा देख लेते हैं। कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिडक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एक बात बच्चों आप लोग ध्यान से समझिए, अगर आपका कोई मेटल है, मान लीजिए आप लोहे के सरिये ले आए, तो कुछ दिनों बाद अगर आप उसको बाहर छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिक उस पर एक लेयर आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कभी कभी जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो मेटल्स का धीरे धीरे स्लोली ईटन अवे होना, यानी खाया जाना, किसकी प्रेजेंस से, एयर से, वाटर से और केमिकल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे आपकी कार बॉडीज, आपके ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं उन सभी में ऐसा होता है कि आप लोगों का कोरोजन हो। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ आ गया होगा। रेंसिडिटी की बात करते हैं तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना कि जब खाने में, जब आपके भोजन में थोड़ी थोड़ी सी बदबू आना शुरू हो जाए तो आपका खाना खराब हो चुका है, और इसका मतलब उसमें क्या हुआ है ये जरा देख लेते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट विच आर वोलेटाइल इन नेचर प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। जब ऑयल और फैट का स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है तो आप लोगों का जो फूड मटेरियल है उसकी स्मेल बदल जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। इससे बचाने के लिए हमें एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना होगा, रेफ्रिजरेटर में इसको रखना होगा, और अपने फूड मटेरियल को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होगा, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज करने होंगे, जैसे BHA और जैसे BHT। आई होप बच्चों ये टॉपिक
और ये आपकी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और बच्चे इससे पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।